हाँ जी बेटा, सर हम लोगों ने बेटा अपना टॉपिक पढ़ना शुरू किया था। टॉपिक का नाम था बेटा जी यहाँ पे सेल। और हम लोगों ने बेटा जी कल अपने लास्ट क्लास में टॉपिक शुरू कर दिया था बेटा यूकैरियोटिक सेल को पढ़ा। हमने कल बातें की थी अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। हमने एक बेसिक सा आइडिया लिया था अपना कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पहली बार जब डिफाइन किया गया तो उसके लिए मॉडल आया था बेटा जी फ्लूइड मॉडल। एक मॉडल उसे देने वाले थे बेटा सेंगर और निकोलसन। और ये मॉडल आया था बेटा जी 1972 में। उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो अलग अलग चीजों से मिलकर बनी होती है। हमने पहली चीज वहां पे समझी थी लिपिड के बारे में कि लिपिड एक एस्टर है अल्कोहल का बेटा जी फैटी एसिड्स का। और जो भी फ्लूइडिटी होती है किसकी वजह से होती है ड्यू टू दी लिपिड होती है। यहाँ पे जो कॉमन टाइप का लिपिड मिलता है उसका नाम क्या है बच्चा यहाँ पे आपका फॉस्फोलिपिड। तो शुरू करें दोबारा अपने टॉपिक को बेटा। तो देखिएगा हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। हाँ जी बेटा लक्ष्य। सर एस्टर बॉन्ड एक बार दोबारा बता देना। ओके बेटा ओके बेटा। हम बेटा जब अपना टॉपिक शुरू करते हैं टॉपिक का नाम है बेटा जी यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन। अब मैं टॉपिक का पूरा सीक्वेंस बनाते हैं और इसको पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहला कोई आपसे पूछे सेल मेम्ब्रेन है क्या? व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? सेल के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर है। वेरी गुड। आज के बाद में सेल मेम्ब्रेन को ऐसे याद रखना जैसे दूध पे मलाई। जैसे दूध पे मलाई। जो आपको दूध पे मलाई के फीचर्स नजर आ रहे हैं वही सेल मेम्ब्रेन। आप सोचिएगा दूध अभी ठंडा है, आपने उसे गर्म किया, गर्म करने के बाद उसके बाहर एक लेयर बन जाती है मलाई। उसमें क्या है आप ये कहते हो सर नीचे से जब वो मॉलिक्यूल्स लिपिड के आए होंगे आपस में मिलके तो एक फैट की लेयर बनी होगी। और उस फैट की लेयर में अगर नीचे दूध में कुछ प्रोटीन्स होंगे तो प्रोटीन्स आके भी उसमें एम्बेडेड हुए होंगे। नीचे से अगर एक लेयर निकल के ऊपर आ रही होगी लिपिड की तो जो भी प्रोटीन्स होंगे कार्बोहाइड्रेट होंगे वो भी उसमें क्या हो जाएंगे बेटा जबकि एम्बेडेड हो जाएंगे। और आपने कहा सर ये क्या कर रही है? ये बाहर के एनवायरनमेंट से अंदर के दूध को सेपरेट कर रही है। बट क्या ये रिजिड है? मच्छर वगैरह कुछ हल्की चीज अगर जाएगी तो रुक जाएगी, वो दूध तक नहीं पहुंच पाएगी। बट अगर आप पत्थर मारोगे तो इजीली क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। ऐसे ही हमारी सेल मेम्ब्रेन है। इट इज ए क्वासी फ्लूइड, फ्लेक्सिबल है, आपकी सिलेक्टिवली परमेएबल है, जो सेल के अंदर की कंपार्टमेंट्स को बाहर के एनवायरनमेंट से क्या करती है बेटा जी यहाँ पे सेपरेट करती है। ऐसी जो एक बाउंड्री बनने वाली है उस बाउंड्री को क्या कहता हूं बेटा यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन कहता हूं। यानी कि जब भी सेल मेम्ब्रेन के बारे में सोचना है तो आप ये सोचो दूध पे जैसे मलाई है वैसे सेल के बाहर का एक बेटा जी यहाँ पे मेम्ब्रेन। तो मैं उसकी डेफिनेशन अगर बनाऊं तो क्या कहूं? इट इज ए quasi fluid flexible partition that separate cell from outer environment। तो सेल को बाहर के एनवायरनमेंट से क्या करता है बेटा जी यहाँ पे सेपरेट करता है। एक और बात को सोचते हैं जैसे दूध के ऊपर मलाई होती है ये कंट्रोल करती है क्या अंदर जा रहा है क्या बाहर आ रहा है। भाई कोई हल्की फुल्की चीज तो अंदर नहीं जा सकती, उसे वो क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है। वैसे ही सेल के अंदर भी हमने एक ऐसा चेक पॉइंट बना रखा है कि क्या चीज सेल के अंदर जाएगी और क्या चीज सेल से बाहर आएगी वो सब रेगुलेट कौन करती है बेटा यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन। और अगर इसे रेगुलेट करना है तो इसके पास एक कैपेसिटी होती है। क्या बेटा जी? हम कहते हैं इट इज सिलेक्टिवली परमेएबल। अब कैसे जुड़े मैंने वर्ड लिखा सिलेक्टिवली परमेएबल। इसका क्या मतलब है? इट डू नॉट अलाउ द पासेज ऑफ द ऑल द टाइप ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये यहाँ पे सिलेक्शन करने वाली है एंड इट अलाउ द पासेज ऑफ ओनली एंड ओनली ऑफ द सिलेक्टिवली सोल्यूट। क्या सेल को चाहिए क्या सेल को नहीं चाहिए उन्हीं को भैया जी क्या करेगी यहाँ पे अलाउ करेगी। ऐसा नहीं कि कोई भी सेल के अंदर चला जाएगा। तो यानी कि जो गेट बनने वाला है जो पास बनने वाला है कि कौन अंदर जाएगा वो सब कंट्रोल किसके पास होगा बेटा यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के पास होगा। वंशिका बेटा कैसी होती है नेचर में अपनी सिलेक्टिवली परमेएबल होती। ठीक बात है। लक्ष्य बेटा आप कहोगे सर सिलेक्टिवली परमेएबल किसका सिलेक्शन करेंगे? तो मैं कहूंगा बेटा जी अलाउ द passage of
सेलेक्टिव सोल्यूट पार्टिकल, ये सिलेक्शन करने वाली सोल्यूट का। अब आपके दिमाग में आएगा पॉइंट, सर व्हाट अबाउट सॉल्वेंट? सेल के अंदर पानी तो जा सकता है ना, तो मैं कहूंगा यस पानी जा सकता है, उसके लिए अलग से पोर्स होते हैं, हम उन पोर्स को बोलते हैं एक्वा पोरेज, और पानी को अलाउ कर देंगे फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू दी लो, तो हम कहेंगे ये सिलेक्टिवली परमेएबल है एंड सेमी परमेएबल, एंड सेमी परमेएबल फॉर वाटर। वाटर के लिए क्या है बेटा जी? सेमी परमेएबल। अब जरा वर्ड को समझना है, मैं चार आपको वर्ड अगर बताऊं, मैं पहला वर्ड बोलता हूं बेटा जी यहाँ पे परमेएबल, तो आप जरा एक सॉल्यूशन की फॉर्म में समझ के देखो, एक सॉल्यूशन में सोल्यूट होता है बच्चे, एक सॉल्वेंट होता है, तो कोई भी ऐसी मेम्ब्रेन है, कोई भी ऐसी वॉल जो सोल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट का फ्री अलाउ करे पासिंग, मतलब रोकने का कोई काम नहीं करे, जिसको जाना है जाओ, उसको मैं क्या कहूंगा, क्या है बेटा जी यहाँ पे? परमेएबल। जो अलाउ करे ओनली ऑफ द सॉल्वेंट, सोल्यूट को अलाउ ना करे, किसको अलाउ करे बेटा जी यहाँ पे? सोल्वेंट यानी कि वाटर को अलाउ करे, तो मैं कहूंगा वो क्या बन जाएगी यहाँ पे? सेमी परमेएबल। सेमी मतलब आधा, कि भाई वो परमेएबल है बट वो आधी परमेएबल है, वो यहाँ पे सोल्यूट को नहीं कर रही बट किसको कर रही है? सॉल्वेंट को अलाउ कर रही है। आपने कहा सर इम्परमेएबल, जो ना सोल्यूट को अलाउ करे ना ही यहाँ पे सॉल्वेंट को। तो चौथा मैंने वर्ड बोला बेटा यहाँ पे सिलेक्टिवली परमेएबल, मतलब दैट अलाउ द पासेज ऑफ द सिलेक्टिव सॉल्यूट। हम कभी भी इस वर्ड में सॉल्वेंट वर्ड की बात नहीं करते बच्चा, किसकी बात करते हैं यहाँ पे? सोल्यूट की। तो सेल के अंदर कौन सी आयंस जानी है, ग्लूकोज जाना है, क्या चीज जानी है अंदर बेटा जी, उनका क्या किया जाएगा बेटा जी? वहां पे सिलेक्शन, और पानी को अलाउ किया जाएगा फ्रॉम हाई टू लो, तो पानी के लिए क्या होगी बेटा यहाँ पे? सेमी परमेएबल। ठीक बात है यहाँ पे, ये होगी बेसिक सी बात, आपको समझ में आनी चाहिए सेल मेम्ब्रेन क्या है। अब मैं यहाँ पे जब बात करता हूँ सेल मेम्ब्रेन की, तो मैं एक और लाइन बोलूँ आपसे, थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बारे में सबसे पहले बात करने वाला कौन आया था बेटा जी? तो सबसे पहला साइंटिस्ट आया था बेटा जी यहाँ पे सचवान। कौन आया था बेटा जी? तो मैं कहूंगा बेटा जी फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड बाय सचवान। कब की बातें हो रही हैं? 1838। क्या आपको पता है इसी टाइम पे उसने क्या लिखी बेटा जी? यहाँ पे सेल थ्योरी की बात हुई थी, सचवान सचेल्टन आया था बेटा। तो सचवान ने सबसे पहले बात देखी थी किसके बारे में? सेल मेम्ब्रेन की। बर्ट्रम गिवन बाय मैगी एंड क्रेग, और ये वर्ड कब दिया था बेटा जी? 1855। बट मैं आपको बता दूं सेल मेम्ब्रेन पढ़ी बहुत बाद में गई है, सिर्फ यहाँ पे मैंने ये देखा था कि सेल के बाहर कोई बाउंड्री है जो सेल के अंदर की चीजों को बाहर से क्या करती है बेटा जी? यहाँ पे आपका सेपरेट करती है। बट जो बातें मैंने अभी आपको डेफिनेशन में दी, ये सब बातें तो बहुत बाद में पता लगी है बेटा जी, और इट्स स्टडी ओनली पॉसिबल आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये बात आपको याद रखनी है। मैं कहूँ बेटा जी स्टडी ऑफ structure of cell membrane possible after discovery of electron microscope। और ये कब आया था बेटा जी? इतिहास के पन्नों में 1950s में बेटा जी आपकी यहाँ बात थी। ऐसा कोई डाटा है, मतलब हम ये 1950s कहते हैं, तो ऐसा कोई एक्यूरेट कहते हैं, इसके बाद सेल के बारे में बात नहीं बेटा जी। तो जिस हम यहाँ पे डाटा देंगे आपको 1972 में पहली बार इसका एक प्रॉपर मॉडल आया था। कौन सा? फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। वो कब आया था? 1972। मतलब ये कहते हैं 50s के दौरान क्या है बेटा जी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया है, जिसके बाद हमने इनके स्ट्रक्चर्स को पढ़ना क्या किया बेटा जी? स्टार्ट किया। इसका जो सबसे स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर था इसका, वो क्या था बेटा जी? फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। तो हम ये कहते हैं बेटा जी फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल given by Sanger and
निकोलसन इन 1970। ये दिया गया था 1972 में। तो सोच के देखो, पहली बार बात की गई है 1838 में, ट्रम आ गया 1855 में, बट इसका जो हम मॉडल पढ़ते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो हम बातें शुरू करने वाले हैं, वो तो कब जाके आया बेटा जी आपका यहाँ पे 1972 में। मतलब करीबन 100 साल लग गए इसके पूरे स्ट्रक्चर को समझने में, पढ़ने में। ये बहुत जल्दी नहीं आया, बट यस हमें पता बहुत पहले लग गया था। यहाँ पे जब सेल थ्योरी दी गई तो उस टाइम पे ये पता था कि यस कोई मेम्ब्रेन है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो सेल के बाहर की नॉर्म्स उसे क्या करता है, यहाँ पे सेपरेट करता है, बट वो क्या है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, ये सब बातें किसी को नहीं पता थी। ये बातें प्रॉपर्ली डिफाइन की गई थी बाय द सेंगर एंड द निकोलसन। और आपको यहाँ पे इन डाटास को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन तो ऐसा है, ये दो वाले वर्ड को जो कई बार हमारे नीट में पूछे गए सेंटेंस के नाम पे बेटा जी, कि ट्रम किसने दिया था, ट्रम देने वाला कौन था, नेगली और क्रैमर, और सेंगर और निकोलसन ने क्या दिया था बेटा जी यहाँ पे, इसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। अभी मैंने आपको वर्ड बोला यहाँ पे कि ये क्वासी फ्लूइड है नेचर में, कैसे नेचर में क्वासी फ्लूइड, और यहाँ मॉडल का नाम क्या है बेटा जी आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। तो उसका कैसे वो क्वासी फ्लूइड, हमने जो डेफिनेशन बनाई है वो किस बेसिस पे बनाई है बेटा जी, इसी मॉडल के बेसिस पे हम उसको डिफाइन करते हैं। हम जब भी सेल मेम्ब्रेन को डिफाइन करेंगे, इसी के व्याप पे उसे डिफाइन करने की बातें करेंगे। ठीक बातें हैं, अभी बात करते हैं, वही बातें होंगी यहाँ पे कि हम फ्लूइड को कैसे मेजर करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब जब हम एक मॉडल का नाम लिखते हैं तो पहले उस मॉडल की टर्म को समझना है हमें यहाँ पे, फिर हम इसके साथ शुरुआत करेंगे, कल वाले वर्ड्स को हम उसमें कनेक्ट करेंगे। लक्ष्य बेटा, हमने कहा सेल मेम्ब्रेन का जो प्रॉपर मॉडल डिफाइन किया गया था उसका नाम था बेटा जी यहाँ पे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसी को हमें समझना है। तो सबसे पहला वर्ड आता है कि सर यहाँ पे सबसे पहला वर्ड लिखा गया मोज़ेक। मोज़ेक वर्ड का क्या मतलब होता है? तो हम ये कहते हैं कि मेनली जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बनी होती है लिपिड और किससे बेटा जी, प्रोटीन से। बट क्या उनका जो अरेंजमेंट है, क्या उसका डिस्पोजिशन जो यहाँ पे, क्या वो यूनिफॉर्म है या वो नॉन यूनिफॉर्म है? हम क्या कहेंगे वो बेटा जी यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है, डिफरेंट रेशियो में चीजें असेंबल्ड हुई है और तब जाके क्या बना है यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन बना है। ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज की बनी हो, अलग अलग चीजों से मिलके बनी है और उनका जब डिस्ट्रीब्यूशन भी जो हुआ है वो यूनिफॉर्म वे में नहीं है कि यहाँ तक की लेयर तो आगे लिपिड की, इसके आगे लेयर किसकी होगी, प्रोटीन की होगी। ऐसा कोई नहीं है। हम ये कहते हैं डिफरेंट टाइप की चीजें आपस में असेंबल्ड होके फिर जाके क्या बना बेटा जी यहाँ पे स्ट्रक्चर बना। तो आपसे कोई कहा जाए कि सर मोज़ेक वर्ड को कैसे डिफाइन करें, तो ये कहते हैं बेटा जी in cell membrane there is no uniform disposition of lipid and protein। या एक और बात कहूं, उनका रेशियो भी सेल टाइप के यहाँ पे क्या करता है बेटा जी यहाँ पे वेरी करता है। हम ये भी नहीं कह सकते कितना तो लिपिड होगा और कितना प्रोटीन होगा, इनका रेशियो भी सेल टू सेल क्या करता है बेटा जी यहाँ पे वेरी करता है। और डिफरेंट रेशियो में जो चीजें मिक्स होती है तब जाके क्या बनते हैं यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन बनती है। कल जैसे मैंने आपको वर्ड समझाया था मोज़ेक वर्ड के बारे में कि भाई कॉकरोच जब आपको देखता है ना तो उसकी आंखों में 2000 लेंस होते हैं बेटा। तो जब वो आपको देखता है तो उसके ब्रेन में एक नहीं कितनी इमेज बनती है यहाँ पे 2000 इमेज बनती है। जब वो इमेज आपस में असेंबल्ड होती है तब जाके आपकी कंप्लीट इमेज बनती है। तो हमने डिफरेंट चीजों को मिला के जब एक बड़ी चीज बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा यहाँ पे मोज़ेक। जब हम कॉकरोच पढ़ेंगे तो हम यही कहेंगे कॉकरोच का विजन भी कैसा है बच्चा यहाँ पे मोज़ेक विजन। हमारा विजन मोज़ेक नहीं है बेटा, हमारी आंख में एक लेंस है और हमारी एक इमेज बनती है। हमारे टुकड़ों में कोई इमेज मिला के बड़ी इमेज नहीं बनाई जाती है, हमारा एक सिंगल इमेज बनती है बेटा। जब चीजें टुकड़ों मिलके बने तो उसे क्या कहते हैं, वो क्या है यहाँ पे मोज़ेक है। वैसे ही सेल मेम्ब्रेन के बारे में कहा गया कि मोज़ेक के भी कुछ यहाँ पे लिपिड है, यहाँ पे प्रोटीन है और उनके डिफरेंट रेशियो और उनके डिपोजिशन भी यूनिफॉर्म नहीं है। कैसा यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है, जगह जगह आपको दिखाई देगा प्रोटीन्स भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, तो क्या है बेटा जी यहाँ पे आपका लिपिड रिप्रेजेंट। तो हम कहेंगे यहाँ पे नेचर कैसा उसका यहाँ पे मोज़ेक। अब इसका पहला जो वर्ड आता है उस वर्ड को समझते हैं और पहला वर्ड क्या है बेटा जी यहाँ पे फ्लूइड। इस फ्लूइड वर्ड का क्या मतलब है?
सेमी सॉलिड। हम कहते हैं यहाँ पे फ्लूइडी का मतलब बिल्कुल लिक्विड से नहीं है बेटा जी, यहाँ पे हम कहते हैं ये होती है क्वासी फ्लूइड, यानी कि जेल जैसी है, ना तो ये बिल्कुल लिक्विड है ना ही ये बिल्कुल सॉलिड, ये बीच की है। अब आपसे पूछा जाए इस चीज का सबसे पहला पॉइंट, किसके द्वारा वो फ्लूइड इन द नेचर होती है, तो हम ये कहते हैं सेल मेम्ब्रेन से अगर पूछा जाए कि सेल मेम्ब्रेन इज क्वासी फ्लूइड ड्यू टू दी, तो आप कहोगे ड्यू टू दी लिपिड, लिपिड उसे नेचर देता है। कौन सा बेटा यहाँ पे आपका फ्लूइड वाला। आपको कल मैंने समझाया था बेटा, लिपिड जो होता है उसके दो मेन कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट जो होता है उसका नाम क्या होता है बच्चा यहाँ पे ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल के बारे में लक्ष्य बेटा मैंने ये कहा, ये एक 3 कार्बन का कंपाउंड है जिसपे बेटा 3 आपके लगे हुए हाइड्रोक्सी ग्रुप, और वैलेंसी पूरा करने के लिए हमने यहाँ लगा दिया बेटा जी यहाँ पे कार्बन। हमने कहा बेटा दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे जो है वो है बेटा यहाँ पे फैटी एसिड। जैसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है लक्ष्य बेटा, एसिड का मतलब एक कार्बन की चेन है जिसके टर्मिनल एंड पे क्या बैठा होगा बेटा, एसिडिक ग्रुप बैठा होगा। तो मैं अगर यहाँ पे ये समझूं कि भाई ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और यहाँ पे वेरिएबल नंबर ऑफ बेटा जी बैठे रहे यहाँ पे अपने यहाँ पे कार्बन की चेन। तो आप जरा सोचिएगा बच्चा, ये OH और OH में क्या हुआ बेटा जी, आपस में रिएक्शन हुआ। आप कहोगे सर यहाँ पे दो चीज के रिएक्ट की वजह से क्या बना, एंड प्रोडक्ट के तौर पे वाटर बना यहाँ पे। तो लक्ष्य बेटा मान लीजिएगा ये OH और ये ऐसे रिएक्ट होकर वाटर बन गया, तो ये सब चीज आपस में बेटा जिस तरह से कनेक्ट हो गई। अगर मैं थोड़ा सा केमिस्ट्री आपको समझाऊं, मैं इसलिए उसकी बात नहीं कर रहा क्योंकि अभी तक आपने केमिकल बॉन्डिंग नहीं सीखी है। आप लोग जब केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग सीख लोगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा बॉन्ड कैसे बनते हैं। मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे रहा हूं, अगर आप कनेक्ट कर पाए तो देखिएगा जरा। मैं यहाँ पे बोलता हूँ OH और यहाँ भी मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा जी OH। ऑक्सीजन के बारे में आपको पता होगा, ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है इसके पास में, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जरा सोचिएगा, इसके पास भी बैठे हैं बेटा जी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी बैठे हैं बेटा जी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब किसी के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो रिएक्टिव ग्रुप बनता है, वो एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। ये सब बातें आपको आपके केमिस्ट्री टीचर समझाएंगे क्या क्या चीजें यहाँ पे होती है। मैं थोड़ी सी बात यहाँ पे बोल रहा हूँ वैसा। इस वाले बेटा जी लोन पेयर ने अटैक किया इस बॉन्ड के ऊपर, और अगर यहाँ पे इस बॉन्ड पे अटैक किया गया होगा कि H यहाँ से अलग हो गया होगा। अब इस H ने बॉन्ड किससे बना लिया बेटा, ऑक्सीजन के साथ बना लिया। अब इस लोन पेयर ने भैया जी अटैक किया इस वाले बॉन्ड के ऊपर, तो O और C का बॉन्ड टूट गया हो गया। तो जरा सोच के देखिएगा, इसने बॉन्ड बना लिया यहाँ से तोड़ के इस H के साथ, तो ये बन के OH + H क्या बन गया बेटा जी वाटर, और ये O बेटा जी इसके साथ जाके क्या हो गया यहाँ पे कनेक्ट हो गया। तो हमने बोला बेटा यहाँ पे ये सब चीज अगर यहाँ से अलग हो गई तो ऊर्जा गुणिया ये दोनों चीजें अगर आपस में ऐसे कनेक्ट हो गई यहाँ पे, तो इस तरह से बेटा जी बात बन गई होगी। तो आपको बेटा अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है C डबल बॉन्ड O है, ये O है, ये पूरा जो बल्कि ग्रुप है इसे क्या बोलते हैं बेटा जी R। और जब बेटा जी आपको कहीं भी केमिस्ट्री में ऐसा बॉन्ड दिखाई देगा, हम इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं बच्चा यहाँ पे एस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं मेरे बच्चा इसको, एस्टर बॉन्ड। तो मैंने कहा ये एक फैटी एसिड का और अल्कोहल का एस्टर है, क्योंकि यहाँ पे दोनों कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ द एस्टर बॉन्ड। अब आपने कहा सर इसमें कार्बन कार्बन के बीच कैसे है बेटा जी, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, और अगर इसमें सिंगल बॉन्ड है बच्चा तो ये फैटी एसिड जो है वो क्या है बेटा यहाँ पे अपनी सैचुरेटेड फैटी एसिड है। और आपने मेरे बच्चा कहा था सैचुरेटेड फैटी एसिड हमेशा रूम टेम्परेचर पे कैसी होती है, सॉलिड होती है। कैसी होती है, सॉलिड होती है। पर मैंने कहा दूसरी यहाँ पे जो फैटी एसिड है वो होती है बेटा जी अनसैचुरेटेड। अभी गुड़िया अनसैचुरेटेड का मतलब है वहां पे कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होगा बेटा जी आपका डबल बॉन्ड होगा। कैसा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा। आपको दिखाई दे रहा है कि इस कार्बन के बीच कितने बॉन्ड है बेटा जी यहाँ पे डबल बॉन्ड है। वैलेंसी पूरी दिखाई दे रहा है, दो व्यक्ति तो पास में CH होगा। हाँ सही है ना, अरे हाँ के ना भाई कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो एक और दो बॉन्ड बनाए, तीन और एक इधर बनाए, 4 बॉन्ड हो गए, इधर इसके भी 4 बॉन्ड हो गए। तो हमने कहा भैया जी इस तरह से कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड है बेटा जी डबल बॉन्ड है। तो ये जो फैटी एसिड होगी बच्चा वो क्या होगी यहाँ पे अनसैचुरेटेड होगी। और मेरे बच्चा जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होती है वो कैसी होती है, लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर।
लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, तो आपने एक तरह से ये लिक्विड है, ये सॉलिड है। तो अगर ऐसी चीज इस लिक्विड में प्रेजेंट होगी और यदि बेटा जी इसको बनाने लग रही है यहाँ पे, तो इसका मतलब ना तो ये लिक्विड है ना ये सॉलिड है, दोनों के बीच की चीज है बेटा जी यहाँ पे। तो आपको मैंने एक वर्ड समझाया, जो फ्लूइडिटी नेचर होता है सेल मेम्ब्रेन का, वो किसकी वजह से होता है बेटा जी? ड्यू टू दी लिपिड होता है, ड्यू टू दी लिपिड होता है। लिपिड के अंदर होती है फ्लूइडिटी। आप अगला क्वेश्चन हम ये पूछने वाले हैं यहाँ पे अभी गुड़िया, इस फ्लूइडिटी का फायदा क्या होने वाला है, वो बातें करेंगे अभी आपसे। बट यहाँ पे हमने आपको ये समझाया है कि जो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का नेचर दिया गया था कि वो फ्लूइड मोजेक मॉडल है और वो फ्लूइडी इन द नेचर होती है। तो फ्लूइडी का मतलब वो क्वासी लिक्विड होती है, मतलब ना तो सॉलिड ना ही वो बेटा जी यहाँ पे लिक्विड है, या सेमी सॉलिड कह सकते हो, जेली कह सकते हो कि जेल के जैसे यहाँ पे वो आपकी। आप कहते हो ये जो नेचर इसे मेंटेन कौन करता है? लिपिड। कैसे मेंटेन करता है? क्योंकि उसके पास होता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। एक कंपोनेंट और भी बीच में हमने आपको बताया, वो क्या होता है बेटा जी यहाँ पे? फॉस्फेट। क्या नाम होता है उसका? फॉस्फेट। और यहाँ पे कल आपने कनेक्ट किया था, सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट होता है फॉस्फेट। तो आपसे पूछा जाता है मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ लिपिड जो कि मिलता है सेल मेम्ब्रेन में, उसका नाम क्या है? तो आप लोग उसका नाम लिख देते हो बच्चा यहाँ पे, फॉस्फोलिपिड। तो मैंने आज की क्लास में आपको एक बात समझाने की कोशिश की है कि जो भी फ्लूइडी नेचर है वो ड्यू टू दी सेल मेम्ब्रेन का जो फ्लूइडी नेचर किसकी वजह से? ड्यू टू दी यहाँ पे लिपिड होता है। और क्यों होता है वो बातें मैंने आपको समझाई। ये ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ बेटा, यहाँ तक की बात समझ में आती है सब लोगों को? लग से बेटा एस्टर बॉन्ड समझ में आया? यस सर। चारू, अभी, ऊर्जा, गुड़िया, फ्लूइडी नेचर किसकी वजह से होता है ये समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ओके, यहाँ पे अभी गुड़िया फ्लूइडी नेचर का मेन रीजन कौन है बेटा जी? हमारा यहाँ पे लिपिड। अब पॉइंट आता है लिपिड का सर अरेंजमेंट कैसा होता है। तो हमने कल आपको बताए थे लिपिड के दो पार्ट होते हैं बेटा जी। एक तो पार्ट कौन सा होता है? उसका हेड का पार्ट होता है। एक क्या होता है बेटा जी यहाँ पे? उसका टेल पार्ट होता है। तो आपने कहा सर एक तो उसका हेड पार्ट और एक क्या उसका यहाँ पे टेल पार्ट है। टेल जो होती है बनी होती है किससे बेटा? फैटी एसिड से। और हेड का जो पार्ट होता है बना होता है मेरे बच्चा यहाँ पे किससे? आपके ग्लिसरॉल प्लस में किससे बेटा जी? यहाँ पे फॉस्फेट से। तो यहाँ पे आशुतोष बेटा हमने कहा था ये दोनों का अगर हम केमिकल नेचर देखें तो ये कैसे है बेटा जी? यहाँ पे हाइड्रोफिलिक है, पोलर है। कैसे बेटा जी? पोलर और हाइड्रोफिलिक है। आप कहते हो ये जो है इनका केमिकल नेचर कैसा होता है बेटा जी? यहाँ पे हाइड्रोफोबिक है। एंड क्या है बेटा जी? यहाँ पे नॉन पोलर है। इसका एक ही मतलब होता है बेटा यहाँ पे चालू, ये पानी से दूर भगेगा तो हमें इसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं डायग्राम बना के चलता हूँ साथ साथ में कि भाई ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, तो ये तो बना दिया बच्चा मैंने उसका हेड का पार्ट, और ये मैंने लगा दिया बेटा उसका सेल मेम्ब्रेन की फैटी एसिड्स की साइड चेन। इवन मैं डायग्राम में ऐसा भी दिखा सकता हूं। अगर आपसे यहाँ पे ऊर्जा गुड़िया पूछा जाए कि सर आपने बेंडिंग क्यों कर दी, तो कोई बच्चा बताना चाहेगा मैं बेंडिंग से क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं? नहीं बच्चा। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ बेटा मैं इस तरह से बेंडिंग करके क्या शो कर रहा हूं? बोलो बेटा, मैंने इस चेन को सीधा बनाया, इसमें मैंने बेंडिंग की है, तो बेंडिंग करने का बच्चा क्या रीजन रहा होगा मेरा? हाइड्रोफोबिक के लिए। नहीं बेटा, हाइड्रोफोबिक के लिए मैं क्यों बेंडिंग करूंगा? और हाइड्रोफोबिक में अगर हम ये कह रहे हैं कि इस हेड पार्ट के साथ में दो फैटी एसिड लगी हुई है, तो इसका मैं ये इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं ये फैटी एसिड है सैचुरेटेड, और ये कैसे यहाँ पे अनसैचुरेटेड के जहां पे डबल बॉन्ड आया होगा मैंने वहां पे उसको क्या दिखाई बेटा जी? आपके यहाँ पे बेंडिंग दिखाई। देखो मैंने अभी आपसे एक बात समझाने की कोशिश की है, लिपिड के अंदर जो फैटी एसिड्स है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो कैसे बच्चा सैचुरेटेड, कैसे यहाँ पे अनसैचुरेटेड। अगर इनका रेशियो मेंटेन रहेगा तभी तो कैसी रहेगी? जेली रहेगी। अगर सारे के सारे फैटी एसिड बेटा जी सैचुरेट हो गई तो वो तो सॉलिडिफाई हो जाएगी, और सारे की सारी अगर बेटा अनसैचुरेट हो गए तो क्या हो जाएगी? लिक्विड हो जाएगी। उसे अगर हमें यहाँ पे क्वासी फ्लूइड में मेंटेन रखना है तो हमें यहाँ पे सैचुरेट का और अनसैचुरेट का नंबर क्या रखना पड़ेगा बेटा जी? मेंटेन करना पड़ेगा। और उसका मेंटेन करते हम ये कहते हैं
यहाँ पे हम इस तरह से उसे इंडिकेट करके आपको समझाते हैं कि भाई एक नहीं, यहाँ पे दो प्रकार के फैटी एसिड्स हैं, सैचुरेटेड और कैसे यहाँ पे अनसैचुरेटेड। हम उनको बेटा जी अलग अलग रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस प्रकार का बेटा जी यहाँ पे हल्का सा बैंड शो करते हैं। क्या ये बात सब लोगों को क्लियर हुई बेटा जी? मैंने इस डायग्राम में बैंडिंग किस बात की दिखाई है? यस सर। यस सर। यस ओके, आपने कहा सर यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है ये हमारी अगर ऐसी होगी तो चारों बेटा हमारे दिमाग में पॉइंट आता है, सर ये जो यहाँ पे हेड का पार्ट आप दिखा रहे हो ये तो यहाँ पे क्रिस्टल फॉस्फेट का, ये तो हाइड्रोफिलिक है, और ये बेटा जी यहाँ पे हम जो टेल के पार्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे ये तो हाइड्रोफोबिक है। अब अगर बेटा जी ये वाला पार्ट किसी एक्वस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आ जाएगा, किसी वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो भाई जी तो स्टेबल नहीं रह पाएगा यहाँ। तो हमें इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सेल मेम्ब्रेन को कैसा बना दिया बेटा जी यहाँ पे हमने, तो आपसे बेटा जी ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया और हम दोबारा डिस्कस कर रहे हैं बेटा जी यहाँ पे। चारों आपसे पूछा जाएगा पेपर में, व्हाई सेल मेम्ब्रेन इज बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर की क्यों होती है? अब आपके सामने डायग्राम होना चाहिए दिमाग में, सर ये जो चीज है ये भी क्या है, उसकी यहाँ पे टेल है, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या है बेटा, इसका हेड है। ये बेटा जी हमने यहाँ पे बनाई कि लिपिड की एक नहीं बेटा, लिपिड की कितनी लेयर है बेटा जी यहाँ पे? दो लेयर है। तो हमेशा सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बाइलेयर होती है बेटा, वो कभी यूनिलेयर नहीं होती। और उसका बाइलेयर होने का एक ही रीजन है यहाँ पे लक्ष्य बेटा, टू प्रोटेक्ट दी हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर चेन with the exposure to the aqueous solution। वो किसी aqueous solution के एक्सपोजर में ना आ जाए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे लिपिड की लेयर कैसी होती है बेटा जी यहाँ पे? बाइलेयर होती है। तो मैं पहला पॉइंट यहाँ पे बोलता हूँ कि फ्लूइड मॉडल का जो पहला कंपोनेंट है वो क्या है यहाँ पे? लिपिड है। और लिपिड के बारे में हमने बात देखी कि यहाँ पे फॉस्फोलिपिड होता है और लिपिड बेटा यहाँ पे बनाता है बाइलेयर। इसका नेचर क्या होता है, सब बातें आपको समझ में आ गई? बोलो रे बेटा, सब बातें यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? यस सर। अब एक बात हम और ऐड कर देते हैं बेटा कि सर ऑन एवरेज अगर हम बातें करें तो व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द मेम्ब्रेन, उसका कितनी थिकनेस होगी? तो हम भी कहते हैं बेटा जी ये थिकनेस वेरिएबल, बट ऑन एवरेज अगर बातें करें तो ये होता है बेटा जी 75 एक्सनॉम। कितनी थिकनेस होती है बेटा? यहाँ पे 75 एक्सनॉम की यहाँ पे थिकनेस होती है। अब अगले क्वेश्चन पे आता हूं। आपने ये समझ लिया फ्लूइडी जो नेचर है वो बेटा जी यहाँ पे लिपिड की वजह से है, बट फ्लूइडी नेचर होने का फायदा क्या है? अगर ये सॉलिड होती तो क्या दिक्कत थी बेटा? इसका क्वासी फ्लूइड होने का फायदा क्या है? सर सिलेक्टिवली परमिएबल बनाती है। बच्चा सेल वॉल तो रिजिड है, बट वो तो बेटा जी परमिएबल है। मेरे बच्चा सेल वॉल रिजिड है, वो परमिएबल है। ओके गुड ट्राई, और ट्राई करो, शाबाश शाबाश, अच्छा ट्राई करो। कशिश जी सबसे पहला पॉइंट आप लोगों ने बेटा जी अमीबा के केस में पढ़ा था, फैगोसाइटोसिस, कि वो चीजों को इंगल्फ करता है, एंडोसाइटोसिस करता है। सोचो क्या कोई प्लांट की सेल कभी एंडोसाइटोसिस कर सकती है? क्या कभी किसी प्लांट सेल में आपने पढ़ा है कि उस चीजों को इंगल्फ कर लेता है, वो एंडोसाइटोसिस कर लेता है? अगर अमीबा के बाहर सेल वॉल होती तो डू यू थिंक क्या वो कभी एंडोसाइटोसिस कर पाता? तो हमें इस बात का प्रूफ कैसे मिला कि भाई सेल मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड होती है? तो हमने जब अमीबा को देखा तो ये देखा अमीबा तो भैया जी क्या कर रहा है यहाँ पे, अपनी ऐसे सूडोपोडिया बना के चीजों को इंगल्फ कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे वो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल है, वो रिजिड नहीं है। वो कैसी है? फ्लेक्सिबल है। तो इट फेवर द एंडोसाइटोसिस। दूसरा बेटा जी सेल का डिवीजन। अब जैसे प्लांट से जब डिवाइड करते हैं उसका डिवीजन का रेट बड़ा स्लो होता है, उसमें डिवाइड करने का अलग तरीका अपनाना पड़ता है बेटा जी यहाँ पे। जबकि एनिमल सेल बहुत फास्ट डिवाइड हो जाते हैं क्योंकि उसके सेल मेम्ब्रेन कैसे बेटा जी यहाँ पे बहुत ही फ्लेक्सिबल है, तो उसका सेल डिवीजन क्या बहुत ही यहाँ पे इजीली हो जाता है। सो उसके देखो चीजों को सिक्रीट करना है या चीजों को अंदर लेना है, तो अगर वो लिक्विड इन नेचर होगा तो चीजों का यहाँ पे रिपेयर का भी जो काम होगा बहुत ही क्विक हो जाएगा, चीजों का इनटेक और आउटटेक कैसा हो जाएगा, बहुत ही फास्ट हो जाएगा। मैंने एक वर्ड बोला रिपेयर का,
सोच के देखो, आपको ये सेल मेम्ब्रेन कहीं से ब्रेक हो जाती है, तो अगर बेटा जी लिक्विड नेचर होते तो बहुत जल्दी उसको क्या करते हैं बेटा जी यहाँ पे रिपेयर करते हैं। अगर सॉलिड चीज होती उसे रिपेयर करने में क्या लगता है यहाँ पे टाइम लगता है। बट अब दिमाग में पॉइंट और आना चाहिए, सर हमें पता कैसे लगा, हम मेजर कैसे करेंगे फ्लूइडिटी को, हाउ वी कैन मेजर द फ्लूइडिटी, तो वो कैसे होगा उस पॉइंट पर आने वाले। बट मैंने फिलहाल यहाँ पे पॉइंट ये ऐड किया बेटा जी, फ्लूइडी नेचर के फेवर के हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स बताओ, तो पॉइंट्स बता सकते हो सर, सिक्रीशन ऑफ द सेल, फैगोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस और जो भी एक्सोसाइटोसिस होता है, इस हमें पता लगता है कि कौन सी लिक्विड है नेचर के अंदर। आपको पता लगता है बेटा सेल डिवीजन बहुत ही फास्ट होता है और रिपेयर बहुत ही जल्दी कर लेती है, और इवन सेल और सेल के बीच में बेटा जी जंक्शन पढ़ोगे आप लोग तो पता लगेगा कि वहां पे फ्लूइडी नेचर की वजह से उसके बीच में क्या बनते हैं बेटा जी यहाँ पे जंक्शंस बनते हैं, जिससे सेल आपस में क्या कर पाती है यहाँ पे कम्युनिकेट। तो हम एक लाइन बोलते हैं सेल फास्ट रिपेयर, या मैं ऐसा बोलूं एंड टू एंड एक्सोसाइटोसिस सेल डिवीजन सेल सिक्रीशन ये सब चीजें जब हम स्टडी करते हैं बेटा तो हमें पता लगता है कि अगर बेटा जी सेल मेम्ब्रेन सॉलिड बनी होती ना बेटा जी, तो उसका रिपेयर का मैकेनिज्म फास्ट नहीं होता, कैसा होता है बेटा जी यहाँ पे स्लो होता। ये हमें इस बात का प्रूफ देते हैं कि सेल मेम्ब्रेन कैसी यहाँ पे क्वासी फ्लूइड है बेटा जी। सेल के अंदर एंडोसाइटोसिस का होना, एक्सोसाइटोसिस का होना, ये भी क्या देता है बेटा जी यहाँ पे आपको इस बात का प्रूफ देता है कि वो कैसी यहाँ पे फ्लूइड इन द नेचर, वो फ्लेक्सिबल और रिजिड नेचर में नहीं है। आप कहते हो सर सेल के अंदर चीजें सिक्रीट हो रही है, सेल अपनी चीजें बाहर सिक्रीट करेगा, जब सेल वॉल पढ़ोगे तो पता लगेगा सेल वॉल एक सेल का सिक्रीशन है, सेल वॉल एक सेल का सिक्रीशन है। प्लांट सेल अपने सेल के बाहर को सिक्रीट करके बाहर एक प्रोटेक्टिव सपोर्टिव लेयर बनाती है, वो सेल का सिक्रीशन है बेटा जी। सेल्स के अंदर सेलुलोज वगैरह तो उसने बाहर सिक्रीट करके बाहर एक लेयर को बना लिया, वही बन गई क्या यहाँ पे सेल वॉल। तो सेल का जो सिक्रीशन होता है वो पॉसिबल है क्योंकि नेचर में कैसी बेटा जो आपकी फ्लूइड इन द नेचर, तो सिक्रीशन कैसा होता है यहाँ पे उसका फास्ट होता है, सिंथेसिस कैसा होता है उसका फास्ट होता है मेरे भाई यहाँ पे। आप तो सेल का डिवीजन जब हम पढ़ेंगे तो पता लगेगा सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो इजीली अपने आप को ऐसे फोल्ड कर लेते हैं और आपके सेल के दो पार्ट हो जाते हैं बेटा जी। तो सेल डिवीजन भी कैसा होता है फास्ट होता है। बट जब हम बात करेंगे अबाउट द बैक्टीरिया, अबाउट द बेटा जी यहाँ पे सेल वॉल वाले कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स की लाइक प्लांट सेल, उसमें पहले मिडल लेमिला बनेगी, फिर सेल में ग्रोथ होगी और फिर जाके सेल फूटेगी, तो उसका सेल डिवीजन भी कैसा हो जाता है वहां पे स्लो हो जाता है। तो एनिमल सेल का जो सेल डिवीजन वो इस बात को प्रूव करता है कि सेल मेम्ब्रेन कैसी बेटा है फ्लूइड इन द नेचर है। अब बातें करते हैं सेल के बीच में जंक्शंस आएंगे लाइक प्लाज्मोडेस्माटा, डेस्मोसोम्स, ऐसे जंक्शंस आएंगे जो इस बात को प्रूव करेंगे कि फ्लूइड इन द नेचर की वजह से वो क्या बन पाते हैं यहाँ पे सेल टू सेल यहाँ पे कम्युनिकेट हो पाती है चीजें। तो ये सब चीजें बेटा जी प्रूव करते हैं किस नेचर को, यहाँ पे उसके फ्लूइड नेचर। अब अगला पॉइंट आता है सर इसके अंदर दूसरा कंपोनेंट क्या है, तो दूसरा जो कंपोनेंट यहाँ पे होता है वो होता है यहाँ पे अपना प्रोटीन। दूसरा जो कंपोनेंट है बेटा जी वो यहाँ पे क्या होता है प्रोटीन। अब बातें करते हैं प्रोटीन सर कैसा कैसा होता है, तो हम ये कहते हैं प्रोटीन के बेटा जी हम टाइप करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ईज ऑफ द एक्सट्रैक्शन, कि हम कितना इजीली उसे वहां से अलग कर पाते हैं। उसके भी हम कहते हैं कि प्रोटीन यहाँ पे कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक प्रोटीन को बेटा जी कहा जाता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, चारों बढ़िया। दूसरे प्रोटीन को कहा जाता है यहाँ पे इंट्रिंसिक प्रोटीन। नाम को जरा समझ के देखते हैं। आपने कहा सर इस लिपिड बाइलेयर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो इसके अंदर धसा हुआ है, जो इसके अंदर धसा हुआ है, इस पे दबा हुआ है, इसमें बरेड है, इसमें एम्बेडेड है, वो वाला कैसा है बेटा यहाँ पे इंट्रिंसिक है। और जो इसके बाहर है, चाहे इस साइड सरफेस पे हो, चाहे